नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज आप लोगों के बीच एनवीरा एजुकेशन की तरफ से आप लोगों का जो पीटीटी का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के इंक्लूड क्वेश्चन और आप लोगों के सामने लेके हम आए हैं। तो अच्छे से ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तक अपने मित्रों तक शेयर करें। और विशेषकर जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया है, फर्स्ट शिफ्ट में दिया है चाहे सेकंड शिफ्ट में दिया है, दोनों के जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के आज सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 6, 18, 36, 108 का अगला पद क्या होगा? का अगला पद क्या होगा? प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया 6, 18, 36 और 108, इसके आगे वाला पद क्या होगा? बड़ा ही नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया है क्योंकि अगला पद पूछा है 6, 18, 36, 108। सॉल्यूशन पूरा समझिएगा और ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे पीटीटी के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं तो जरूर नो डाउट आप जिसकी भी आगे तैयारी करोगे, राजस्थान पुलिस है जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है, पटवार का बोल सकते हो या डी ग्रुप, एनटीपीसी, ये सारी वैकेंसी है जो वर्तमान में इनके एग्जाम डेट आ भी चुकी है। पटवार की एग्जाम डेट संभावित भी है फरवरी में, तो इनकी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये सारे प्रश्न भी आपके लिए वहीं पे भी ऐसे ही मिलने वाले हैं। और एनवीरा एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीटली प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। यहां पर आपके सामने ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे करना है? 6 से 18 कैसे हुआ? 6 का 3 से गुणा करूं तो 18 हो जाता है, 18 का 3 से गुणा करूं तो 36 हो जाता है, 36 का 3 से गुणा करूं तो 108 हो जाता है। तो आगे वाला पद क्या होगा? 108 को किससे गुणा करोगे? 3 से, तो 8 3 24 और ये 324। इससे बेस्ट नहीं होगा। ये सबसे शानदार तरीका। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके जो एग्जाम में आया है उसकी बात करते हैं। प्रश्न ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन पेपर में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं की बात होगी। 20 रुपये प्रश्न है, 20 रुपये व 5 रुपये, 20 रुपये व 5 रुपये के कुल 30 नोट हैं। टोटल 30 नोट हैं। इनका योग 300 रुपये, सॉरी, इनका योग 300 रुपये हैं। तो 20 रुपये के कितने नोट? तो 20 रुपये के कितने नोट हैं? अब देखिएगा आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन के बेस पे ये प्रश्न अपन हल करेंगे। ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 12। प्रश्न ये ऑप्शन के बेस पे ही होगा, अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। यहां पर बोला है 20 रुपये 5 रुपये के कुल 30 नोट हैं। 20 रुपये और 5 रुपये के टोटल कितने नोट है? 30। टोटल कितने नोट हैं? 30। आपको यहां पे बोला है इनका योग 300 रुपये। अब 300 रुपये है तो 20 रुपये के कितने नोट होंगे? 20 रुपये के 8, 6, 10 या 12, तो 10 नोट होंगे। क्यों? 10 × 20 प्लस 5 × अब आराम से समझ लीजिए, 20 का जब 10 से गुणा करूंगा 200 रुपये ये हो जाएंगे, पीछे बचते हैं 100 रुपये, और 20 का गुणा जब मैं 5 से करूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100, और टोटल अगर मिलाऊं तो कितना? 300। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके सामने ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न हल किया है और 300 रुपये दोनों को मिलाने से बन रहे हैं। तो 20 × 10 100, 20 × 5 100, टोटल कितने हो गए रे? 300। बात क्लियर होनी चाहिए, बात 100% क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़े, आपके प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और प्रश्न बहुत ही ईजी आए हैं आप लोगों के, और अगर ये भी प्रश्न गलत हुए हैं तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, अपना लेवल मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की। 1, 2, 5, 10, 17 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1, 2, 5, 10 और 17 और यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क। करने का तरीका समझिएगा। 1 से 2, 1, 2 से 5 तक पहुंचे 3 जोड़ा, 5 से 10 तक पहुंचे 5 जोड़ा,
10 से 7 तक 17 तक पहुंचे, 7 जोड़ा, तो यहां पे आपको क्या मिला, 1 3 5 7, यानी आगे 9 जोड़ दीजिए, ये सब जुड़े ही तो हैं, तो यहां पे 9 जोड़िए, 17 प्लस 9 कितना होता है 26, कितना, सॉरी 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा 26 ही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, 26 अपना राइट आंसर है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की, और ये सारे आपके फर्स्ट शिफ्ट वाले प्रश्नों के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड शिफ्ट वाले प्रश्नों के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट कि 3:27 समानुपात 4:27। ये प्रश्न अगर कोई गलत करके आया तो बहुत ही बड़ी गलती करके आया, क्योंकि यहां पर क्या है, 3 से क्या बना 27, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहां पे 4 से यहां कितना बनेगा, 4 का क्यूब 64। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर हल करना चाहते हो तो 1 से लेके 10 तक क्या होने चाहिए, गण ज्यादा नहीं 10 तक की याद होने चाहिए, और 1 से 25 तक क्या होने चाहिए, वर्ग, क्योंकि जरूरी नहीं कि गण के बेस पे ही प्रश्न आए, वर्ग के बेस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान दे दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आगे बढ़े, आगे आपके बात करते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का आया हुआ है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक व्यक्ति कार के द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है। एक व्यक्ति ये स्पीड से दूरी तय करता है, फिर स्कूटर की सहायता से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अपने आरंभिक स्थान पर पहुंचता है। ध्यान दे दीजिएगा अच्छे से, प्रश्न यही था ना, तो व्यक्ति आपको यहां पे पूछा गया है, व्यक्ति की औसत चाल बताइए, और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। और ये सारे वो प्रश्न हैं जो हमारे एनवीरा एजुकेशन के ऊपर जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं, उनके अंदर सारे इन प्रश्नों का हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड सीधे प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिले। आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं, जाके रीजनिंग के सारे वीडियो उठा के देख लीजिए, जो टॉपिक में मैंने जो करवाए हुए हैं मेरे द्वारा, वो टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड है। एक व्यक्ति कार के द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करता है, किसी स्कूटर की सहायता से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आरंभिक स्थान पर आ जाता है। आपको पूछा है औसत चाल। अगर किसी लड़के ने या जिसने भी स्टूडेंट ने 60 प्लस 40/2 किया है, 100/2, तो बट्टे बराबर में आया होगा 50। ये गलत है। उसका रीजन, आपको औसत चाल पूछा, आपने क्या किया, दोनों चालों को जोड़ा और भाग दे दिया 2 का। दोनों चालों को जोड़ा और भाग दे दिया किसका, 2 का, क्योंकि आपके दिमाग में है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। 60 प्लस 40/2 कर देते हैं, काम हो जाएगा। 100/2 50। ये गलती आपने कर दी होगी शायद। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है 2xy बट्टा x प्लस वाई। x क्या है, पहली चाल, x क्या है, पहली चाल, y क्या है, दूसरी चाल। तो यहां पर 2x का मान 60, y का मान कितना है 40, बट्टे में है 60 प्लस 40, क्योंकि x और y के मान आपके सामने। टोटल देखो 2 × 60 × 40 बट्टे में ये 0 है। 40 और 60 कितने होता है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 चौक 24, 24 2 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है औसत चाल का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर कोई प्रश्न बाकी भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन वही मिल जाएगा। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके एक जो कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न आया है, उस प्रश्न को आपने क्या हल उसका निकाला है, और अब देखिएगा सही आंसर उसका क्या होगा। प्रश्न है 14 फरवरी 2009 को शनिवार है, तो 14 फरवरी 2008 को क्या वार था। एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में विशेष ध्यान देना होता है। लीप वर्ष क्या, जिसमें 367 दिन होते हैं, ठीक है ना। साधारण वर्ष क्या,
साधारण वर्ष जिसके अंदर 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। लेकिन ध्यान देने लायक चीज क्या है, अगर किसी वर्ष की शुरुआत में अगर देखा जाए तो लीप वर्ष से लीप वर्ष, यहां पे 2 चीजें कनेक्ट कर रहा हूं, उसे देखिएगा। लीप वर्ष से लीप वर्ष, लीप वर्ष से, 1 मिनट वापस देखिएगा, लीप और साधारण की बात कर रहा हूं। तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष की ओर बढ़ते हैं जब अपन, तो आपको करना कुछ नहीं है, +1 करना है। और साधारण वर्ष से लीप वर्ष की ओर बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको +1 करना होता है। लेकिन जब लीप वर्ष से साधारण वर्ष की ओर बढ़ना होता है, साधारण वर्ष की ओर बढ़ना होता है तो +2 करते हैं। इसका मीनिंग क्या है वो समझिएगा। अगर किसी वर्ष की शुरुआत में 1 तारीख को बुधवार है, क्या है, बुधवार है, क्या है, 1 तारीख को बुधवार है, तो वापस अगले वर्ष की 1 तारीख को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। कौन सी स्थिति में, अगर वो वर्ष साधारण वर्ष है और उससे आगे वाला वर्ष भी साधारण वर्ष है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बात समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसे कैसे, अगर कोई वर्ष साधारण और उसके आगे वाला वर्ष लीप वर्ष है तो भी +1 ही करना है, लेकिन लीप से साधारण में जाओ तो +2 करना है, लीप से साधारण में जाओ तो +2 करना है। यहां पर 14 फरवरी 2009 का वार आपको दिया हुआ है शनिवार, और इसके बैक डेट का पूछा 14 फरवरी 2008। अब आपको पता है कि इसमें 4 का भाग जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना किया होगा, +2। रीजन समझा दूं, ये 14 फरवरी क्या है 2008 की, ये 14 फरवरी 2009 की, नया साल लग गया। ऐसे नहीं कि 14 और 14 से 1 वर्ष कंप्लीट होके आगे वाले दिन में हम प्रवेश भी कर चुके हैं। तो यहां पर 2 प्लस किया तो यहां पे कितना होगा, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, और अपना आंसर क्या हो गया, गुरुवार। ये है सारे ही कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैं डाल रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए ये सारे कॉन्सेप्ट, और काम आने वाली ये चीजें 100% है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपके और फर्स्ट शिफ्ट के बहुत शानदार प्रश्नों की। रीजनिंग के आज वो प्रश्न जो बार बार आपको आगामी एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे और इसमें तो देखने को मिले ही है। तो इसलिए इस वीडियो का जितना हो सके फ़ायदा उठाएं और अपने मित्रों तक जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक क्वेश्चन आया 2, 6, 18, 54, 162, 486, सॉरी 486 नहीं, यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने आया। सरल कैसे, सरल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वापस देखो 2 से 3, 2, 6, 18, 54, 162, अरे क्या कुछ नहीं है, इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, तो यहाँ पे इंटू 3 करो ना, 16 48, 48 और ऊपर 6 तो 486 हो जाएगा। बड़ा ही नॉर्मल सा प्रश्न आया है। एक प्रश्न और डिस्कस करते हैं साथ में। प्रश्न क्या है, प्रश्न है मयंक का जन्म 29 फरवरी, मयंक का जन्म 29 फरवरी 2000 को हुआ। मयंक का जन्म 29 फरवरी 2000 को हुआ, तो 29 फरवरी 2016 तक, तो 29 फरवरी 2016 तक कितनी बार, तो 29 फरवरी 2016 तक कितनी बार वह अपना जन्मदिन मना चुका होगा, वो अपना जन्मदिन मना चुका होगा। प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे करना क्या है, मयंक का जन्म 29 फरवरी 2000 को हुआ, यानी ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में उसका जन्म है 29 फरवरी। अब दिमाग में देखो 29 फरवरी आते ही दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि ये लीप वर्ष है। मयंक का जन्म ये इस दिन हुआ, तो वो वापस अपना जन्मदिन 2016 में एक जन्मदिन मना रहा है। तो 2016 तक वो कितने जन्मदिन मना चुका है, एक जन्मदिन उसने 2004 में मनाया, क्योंकि हर 4 साल बाद वो अपना जन्मदिन मनाएगा। इसके लिए तो ये सबसे बड़ी चीज़, क्यों 29 फरवरी हर 4 साल बाद आएगी। ऐसे नहीं कि सर हर साल 29 फरवरी नहीं आती है। 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, यानी ये कितने 4 वर्ष, मतलब 4 बार अपना क्या मना चुका है, जन्मदिन। कितनी बार मनाया है उसने, 4 बार ही मनाया है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें
और अपने मित्रों को भी उनका मूल्यांकन करने का मौका मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CALENDER कैलेंडर को, वापस देखो स्पेलिंग वही लिखी है, बहुत ही शानदार इजी प्रश्न आपको दे दिया। अगर ये भी कोई गलत करके आ गया तो बहुत ही मूर्खता वाला काम करके आया है। लिखा जाता है तो उसी भाषा में CIRCULAR को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है आपका CRIUCALR, ऑप्शन बी है आपका ICRCLUAR, ऑप्शन नंबर सी है CRIUCLRA, ऑप्शन नंबर डी है आपका ICCCRLURA। अब इसमें क्या है, इसमें करना क्या है वो समझिएगा। आपको बोला है कि CALENDER, और मैं जब भी प्रश्नों को हल करवाने की बात करता हूं इस प्रकार के, तो जो कोड होता है उसको इसके नीचे लिखो, CLANAEDR, यही है। अरे कुछ नहीं है, सी का सी, आर का आर, ए इधर चला गया, एल इधर आ गया, AE, N इधर आ गया, D इधर आ गया, E इधर आ गया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करना है, सी को सी रहने दो, आर को आर रहने दो, ये चेंज कर दो ना, बात खत्म हो गई। RIUCAL, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? आर। आपको कौन सा ऑप्शन सही मिला? ऑप्शन नंबर ए राइट है ना। देखो CRIUCALR। आगे बढ़े, आपके प्रश्न नंबर जो है, एक इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूं जो आपके पेपर में आया है। और कोई प्रश्न बाकी रह जाए तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से कि सर ये प्रश्न एग्जाम में आया और हमसे नहीं हुआ, आप सॉल्यूशन बताइए, तो हम जरूर बताएंगे। प्रश्न है, यदि A को 1 B को 2 आगे भी इसी प्रकार लिखा जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में CHARVI को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया और आपके ऑप्शन में देख लीजिए, ये ऑप्शन था C का 3, H का 8, AR, R18, UV 21, I 9, ये था ना ऑप्शन में। आपको करना क्या था, A को 1 B को 2 आगे भी इसी प्रकार लिखा जा रहा है, A बराबर 1 B बराबर 2 C बराबर 3, ऐसे काउंटिंग ऐसे ही तो चलती है, Z बराबर 26, यही तो अपन सीरीज चलाते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, C का 3 नंबर है, H का 8 है, A का 1 है, R कितने पे आता है, PQ, Q के बाद R आता है 18 पे, U के बाद V आता है, ST UV 22 पे और I 9 पे। क्लियर हो गई बात? यही आंसर है, अच्छे से देख लीजिए, यही आंसर है और ये आप लोगों के ऑप्शन में भी था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, और भी प्रश्न है हमारे पास, कंटिन्यू साथ में जुड़े रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें सभी। प्रश्न है, एक कक्षा में चीनू की ऊपर से 8वीं रैंक है। प्रश्न देखिए, रैंक के ऊपर आधारित, और पूरा टॉपिक हमने हल करवाया है। प्रश्न है, एक कक्षा में चीनू की ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 29वीं रैंक है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 39। कुछ नहीं करना था, दोनों को जोड़ो और -1 कर दो। तो यहाँ पर
टोटल अगर चाहिए तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये फॉर्मूला काम करता है। ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए, 2829 और ये 37 माइनस 1, राइट आंसर क्या हो गया 36। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं और प्रश्न कंटिन्यू चल रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करते रहें और साथ ही आपके जो आंसर है वो भी बताते रहें। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित आकृति को सावधानी पूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित आकृति को सावधानी पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे खूब सारे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को। ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के इंक्लूड इक्वेशन चल रहे हैं, तो अच्छे से देख लीजिए इन सबको। ये डायग्राम आपके सामने था, ये एक यहाँ पे वर्ताकार स्थिति थी, ये त्रिभुजाकार स्थिति थी। एग्जाम में यही प्रश्न आपके सामने आया था। यहाँ पे 4 या 5 या 7 या 9 15 और यहाँ पे 10। ये गणित में जो पास हुए हैं उनका हिसाब किताब है। ये जो विद्यार्थी है, ये वाले विद्यार्थी किस में पास हुए हैं? हिंदी में। किस में पास हुए हैं? हिंदी में पास हुए हैं। और ये वाले विद्यार्थी किस में पास हुए हैं? अंग्रेजी में। किस में पास हुए हैं? अंग्रेजी में पास हुए हैं। आपके लिए प्रश्न क्या आया एग्जाम में? प्रश्न इससे रिलेटेड आया, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी व हिंदी में पास हैं। अंग्रेजी में भी पास है और हिंदी में भी पास है, लेकिन गणित में पास नहीं है। ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 15 एंड ऑप्शन डी है 9। ऐसे कैसे एक प्रश्न और इसी से रिलेटेड आया, साथ में उसको भी लिख देते हैं। प्रश्न ये आया कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हैं, परंतु हिंदी में पास नहीं। अब देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 10। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला था। अब ये प्रश्न, इसका हल देखिए। आपको यहाँ पे बोला गया ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में पास हैं। यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी और हिंदी में। अंग्रेजी की अगर बात करूं तो ये गोला वर्ताकार स्थिति अंग्रेजी को बता रही है, हिंदी को त्रिभुजाकार और आयताकार स्थिति गणित को बता रही है। तो आपके लिए प्रश्न ये आया आपके एग्जाम में कि अंग्रेजी और हिंदी में पास है लेकिन गणित में नहीं। गणित वालों को हटा दीजिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का इंक्लूड हिस्सा यहाँ पे देखें। ये वाला जो हिस्सा है आपको क्या बता रहा है? ये वाला हिस्सा यहाँ पे हिंदी वाले भी पास है और अंग्रेजी वाले भी पास हैं। गणित वाले को सब बार कर दिया गया। तो ये कितने 9 जने पास हुए? कितने जने? 9 जने। बात क्लियर हुई? जो गणित में पास नहीं है। ऐसे कैसे एक प्रश्न और, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास है परंतु हिंदी में पास नहीं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास है परंतु हिंदी में नहीं? यानी हिंदी वाले नहीं लेने हैं, केवल आपको अंग्रेजी और गणित दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला भाग आपको क्या बता रहा है? ये वाला जो भाग है बता रहा है कि गणित भी है अंग्रेजी भी है। यहाँ पर 5 लिखा हुआ था आपके एग्जाम में, लेकिन ये 5 है ना, गणित ही है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। ये मत लेना गलती से भी, इन दोनों का योग मत कर देना। राइट आंसर कौन सा था? सी 4। बात को समझ लेना अच्छे से, ये वाला राइट आंसर है। ऐसे नहीं कि 4 5 ये दोनों मिला के अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास है। गणित का मना कर रहा है, सॉरी अंग्रेजी और गणित का बोल रहा है लेकिन हिंदी का मना कर रहा है। विशेष ध्यान दे दीजिएगा। आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस प्रकार आया है एग्जाम में। कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में, पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी एक वीडियो में आपको मिल रहा है, तो साथ में देखते रहें और शेयर भी करें। अपने मित्रों को जितना हो सके ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उनके भी फायदा हो सके। प्रश्न है निम्न में से भिन्न को छांटिए, भिन्न को खोजिए। यानी जो सबसे अलग है
उसको बताइए। ऑप्शन ए आपके सामने 24/8, ऑप्शन बी आपके सामने 36/12, ऑप्शन सी आपके सामने 48/18 एंड ऑप्शन डी आपका 15/5। अब क्या करना है इसमें विचित्र, यानी अलग छांटना है ना। अलग छांटना है तो करोगे क्या, देखो 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 12 इंटू 3 कितना होता है 36, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 18 इंटू 3 48 होता है क्या। ये विचित्र हो गया ना। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी 18 इंटू 3 आपके 48 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, कंटिन्यू शेयर करते रहे वीडियो को साथ में। प्रश्न है CE अनुपात DE समानुपात, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ अनुपात और फिर वापस यहाँ क्वेश्चन मार्क आया। ऑप्शन ए में FH अनुपात GI, ऑप्शन बी KL अनुपात PD, ऑप्शन सी SN अनुपात GT है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंड ऑप्शन डी FH अनुपात SQ। ये प्रश्न है और इसमें क्या बोला गया है कि ये और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्या आएगा, C का D हुआ, E का E है। यहाँ पे देखो F का क्या हो रहा है G, E और E रहना चाहिए, E का E रहना चाहिए। एक बार वापस देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल E का E ही रहना चाहिए। आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जो सही लग रहा है, C से हो गया D, F G, तो E का E ऐसा प्रश्न में था या नहीं, एक मिनट देखिएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से F होना चाहिए, क्योंकि E से F होगा तो यहाँ पर F G H I ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। K P Q, K के बाद P नहीं आता, S के बाद G नहीं आता, F S H के बाद Q नहीं आता, तो ये राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर ये F था, करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं एक और प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया। देखिएगा ऐसे प्रश्न ये सारे सॉल्यूशन करवा दिए गए हैं और इससे रिलेटेड संपूर्ण विधिवत तरीके से पूरा वीडियोस का कंटेंट बना के हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर भी दिया है। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर आएगा। बहुत शानदार प्रश्न आया है। देखिएगा मित्रों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के लिए GAOOAR, जालोर ऑप्शन बी में था GODHPUR। अरे ये तो आपके जो क्लासों में जब आप पढ़ाई करते थे तो उस समय आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था ना, उसका वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द पहले स्थान पे आएगा, कौन सा शब्द पहले स्थान पे आएगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जे और जे सब में डिसाइड नहीं कर सकते ना, सबका नाम एक ही से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ एच है। इसका मतलब ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए। रीजन बता दूं, क्योंकि पहले ए आएगा ना कि ओ और एच आएगा, नाम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए, यहाँ पे ए, ये भी अभी फिक्स नहीं। आई आता है पहले क्या, एल आता है, IJKL, यानी पहले आई आता है, तो पहला राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बातें? ज्यादा से ज्यादा कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये डाउट सॉल्व करवाने के लिए एनवीरा एजुकेशन की तरफ से क्या वाकई आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ, जरूर बताइएगा। बात अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट के आए हुए प्रश्नों की, और अच्छे से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न भी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जूल का संबंध ऊर्जा से है। देखो प्रश्न क्या आया है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले। जूल का संबंध ऊर्जा से है, जूल का संबंध ऊर्जा से है, तो उसी प्रकार पास्कल का संबंध है, पास्कल का संबंध खाली जगह है। ऑप्शन ए दाब से है, ऑप्शन बी घनत्व से है, ऑप्शन सी बल से है, या ऑप्शन डी कार्य से। अरे ये तो देखो ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा को किससे, जूल, और दाब के लिए पास्कल यूज करते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न आया। आगे देखिएगा एक और प्रश्न ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। एक
एक फोटो में एक औरत की ओर, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है, सुन लीजिए आदमी की बात भी, कि यह मेरी पत्नी की, ये मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री हैं, ये मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री हैं। तो आपको बताना है औरत का आदमी से क्या संबंध है, औरत का आदमी से क्या संबंध है, क्या संबंध है बताओ। राइट आंसर कौन सा होगा बताते हैं। ऑप्शन ए में है पुत्री, ऑप्शन बी में है पत्नी, ऑप्शन सी में है आपके बहन एंड ऑप्शन डी में है आपके साली या फिर भाभी का संबंध होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करना है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि ये मेरी पत्नी, यानी आदमी कहता है कि ये मेरी पत्नी, ये आदमी की पत्नी, ये मेरी पत्नी की सास, ये पत्नी की सास, क्लियर है ना, सास की इकलौती पुत्री है, सास की पुत्री, यानी ये आदमी की क्या रहेगी, बहन लगेगी ना, ये पुत्री आदमी के क्या लगेगी, बहन। औरत का आदमी से क्या संबंध है, ये फोटो में एक औरत की और संकेत, ये औरत यही थी, औरत का आदमी से क्या संबंध है, औरत वाली जो फोटो है वो आदमी के क्या लगेगी, बहन लगेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्नों की। देखिएगा कंटिन्यू देखते जाइए और शेयर करते जाइए सभी, यही बार बार मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सारे प्रश्न हमने आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक सर्वेक्षण में 70% लोगों के पास कार और 75% लोगों के पास टीवी हैं, 75% लोगों के पास टीवी हैं। यदि 55% लोग टीवी और दोनों रखते हैं, 55% लोग टीवी और कार दोनों रखते हैं, तो कितने प्रतिशत लोगों के पास टीवी व कार दोनों नहीं है। दोनों की बात कर रहा है और नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करना है आपको। एक सर्वेक्षण में 70% लोगों के पास कार और 75% लोगों के पास टीवी है। यहां पर करना कुछ नहीं है, आपको यहां पे बोला जा रहा है कि कार कितने लोगों के पास है, 70% लोगों के पास है, और टीवी कितने लोगों के पास है, 75% लोगों के पास है। कार व टीवी दोनों मिला के कितने लोगों के पास है, 55% लोगों के पास है। तो कितने प्रतिशत लोग टीवी और कार जिनके पास नहीं है, कार व टीवी नहीं है। करना कुछ नहीं है, पहले टोटल निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 70 + 75 माइनस कीजिए 55, टोटल होता है 145 - 55, कितना रहेगा 90%। 90% तो है जो दोनों के पास है। अब मैं कह रहा हूं दोनों के पास नहीं है, तो 90 - 100 - 90, क्योंकि टोटल 100 होता है ना, तो 10% लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस प्रकार आया है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, बहुत ही सरल और आराम से आप लोग ने अच्छे से अगर तैयारी की है तो आप लोग जरूर इन सब को सही करके आए होंगे। आगे वाला प्रश्न देखिए, यदि रबर को क्या बोला जाता है, बॉक्स को बोला जाता है पेंसिल। आगे है पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाता है। ऐसे कैसे कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन पूरा। शॉर्पनर को क्या कहा जा रहा है, शॉर्पनर को बैग कहते हैं, तो प्रश्न में ये चीज पूछी गई है,
तो बच्चा किससे लिखेगा, बच्चा किससे लिखेगा? अब देखिएगा ऑप्शन, अब ज़्यादातर यहाँ पे जिन्होंने बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने गए हैं अगर आप, तो उस कंडीशन में क्या आंसर सही करके आए होंगे वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर है रबर, बॉक्स, पेंसिल या शॉर्पनर। अब बच्चा किससे लिखेगा, तो आपके दिमाग में आया होगा बच्चा तो लिखेगा पेंसिल से। यही गलती तो अपन कर जाते हैं, पेंसिल से नहीं लिखेगा। यहाँ पर देखो बच्चा किससे लिखेगा, अपन को पता है पेंसिल से लिखेगा, लेकिन पेंसिल को यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो पेंसिल को बोला गया है शॉर्पनर। जो जिसका कोड है ना वो आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। सही हुआ है या नहीं जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स इसी के लिए है, आप लोगों के लिए। आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से दूसरे शिफ्ट में जो पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसकी बात कर रहा हूं। प्रश्न है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, अब देखो वीना क्या कहती है, वीना ने कहा वह मेरे, और ये प्रश्न हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियो बनाए हुए हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, हूबहू भी मिल जाएंगे। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित हैं? अच्छे से इसका आंसर दीजिए आप लोग, किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए चाचा लगेगा, ऑप्शन बी भाई लगेगा, ऑप्शन सी चचेरा भाई लगेगा, या ऑप्शन डी है आपका विवरण पर्याप्त नहीं है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी जानकारी नहीं है। ये ऑप्शन अगर राइट है तो उसके लिए डी आप चूज कर सकते हैं। अच्छे से देखें, यहाँ पर बोला एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वीना कह रही है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे, तो वीना के दादाजी, ये वीना के पिताजी, और वीना के पिताजी के ऊपर दादाजी हो गए। वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, अब दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ? वीना के पिता, इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी पिताजी की ये तो हो गई लड़की, और लड़की का ये भाई, इसके लिए पिता के लिए पुत्र ही होगा। आपको यहाँ पे क्या बोला है? लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है, तो ये लड़का है, वो वीना के क्या लगेगा? लड़का तो भाई लगेगा ना, सीधी सी बात है। ये आपकी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब देखो घड़ी से रिलेटेड प्रश्न, और घड़ी के अंदर ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से हमने चैनल पे पढ़ाया भी है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, आप देख भी सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रश्न आपके क्या आया है एग्जाम में? प्रश्न ये है, घड़ी में 3 और 4 के बीच, घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे, 3 और 4 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 दोनों ही स्थितियां दे दी है भाइयों। 180 का कोण बनाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 3:43 7/11, ऑप्शन बी 3:38 2/11, ऑप्शन नंबर सी 3:49 1/11, एंड ऑप्शन नंबर डी 3:54 6/11। अब देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, करना क्या है, इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए हैं ऑलरेडी। कोण की अगर स्थिति की बात करूं तो 0, 90 और 180, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलता है। जब 180 वाले प्रश्न की बात होती है, 180 का मतलब ये घड़ी है, घड़ी की ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, दोनों एक सीध में आएगी, एक सीध में। ये जैसे मार्कर सीधा कर दिया तो ये क्या है? 180 की स्थिति। ये अगर ऐसे जोड़ दूं तो ये कितने की? 90 डिग्री की स्थिति है। यहाँ पर 180 डिग्री की स्थिति की बात कर रहा है, यानी ये दोनों सुइयां एक ही दिशा में है, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला काम करता है x
x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अब यहाँ पर आप कहोगे प्लस का 6 कब और माइनस 6 कब करना है? जब 6 से छोटा मान तो प्लस कर देना, जब 6 से बड़ा मान हो तो माइनस कर देना। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिएगा 3 और 4 के बीच, 3 व 4 के बीच आपको दिया है x का मान, ये पहले वाला होता है, फॉर्मूला है x प्लस माइनस 6 60/11। यहाँ x की वैल्यू 3 है, लेकिन आप प्लस 6 करोगे या माइनस 6? क्योंकि प्लस 6 करना है, क्योंकि ये मान 6 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे 3 और 6 कितना? 9 60/11। आप जब भाग लगाओगे तो देखो 6 नम 54 540/11, 3 बजकर 11 चौक 44, पीछे बचा 10, 11 9 99/11, 3 49 1/11। राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। इसका क्या? 90 डिग्री की स्थिति के लिए x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11, इसके लिए क्या है? x इंटू x 60/11। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, आपके एक पाई चार्ट से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, बहुत ही शानदार प्रश्न। पहले पूरा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं वो किस प्रकार अच्छे समझ में आ रहे हैं। प्रश्न ये है पाई चार्ट से रिलेटेड, निम्नलिखित पाई चार्ट, निम्नलिखित ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, जिसको ये प्रश्न अच्छे से आते हैं वो एक प्रश्न के साथ 2-2 3-3 प्रश्न अच्छे से हल कर पाता है। देख लीजिए, निम्न पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निम्न पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक क्या करें? अध्ययन करें। और प्रश्नों का क्या दे दीजिए? और प्रश्नों के उत्तर दें। और प्रश्नों के क्या दें? उत्तर दें। घर के निर्माण के लिए, प्रश्न है घर के निर्माण के लिए भुगतान की गई कुछ शर्तें दी गई है। घर के निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि कितनी है रे? कितनी है? 2,88,000 रुपये। कितनी है? 2,88,000 रुपये। फिर बोला है घर के निर्माण में विभिन्न मंदों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। निम्न प्रकार विभाजित किया गया है, यानी घर का निर्माण हो रहा था लेकिन उसके अंदर अलग अलग खर्चे बताए गए हैं, किया जाता है। तो वो खर्चे देखिए क्या है। एक वर्ताकार स्थिति आपको दी, इस वर्ताकार स्थिति में आपको क्या क्या दिया है वो देखिए। यहाँ पर इस प्रकार का आपका डायग्राम आपके एग्जाम में मिला, आपको डायग्राम देख लीजिए। ये स्थिति इस प्रकार थी और ये लाइन, और यहाँ पर इस प्रकार एक लाइन ये थी। आपके यहाँ पे लिखा हुआ था कि चौकीदारी, क्या लिखा हुआ था? चौकीदार के लिए 30 डिग्री। देखो कोण की स्थिति में है, यहाँ पर था प्लम्बर के लिए 45 डिग्री का खर्चा दिखाया हुआ है, खर्चा डिग्री में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर बिजली मिस्त्री घर के अंदर जो लाइट का संबंधित जो भी काम करके गया, उसके लिए उसको जो भी खर्चा आया है, कितने डिग्री आया है? वो है 65 डिग्री। मकान बनाने वाले को कितने रुपए देने पड़े? मकान बनाने वाला यानी जो मिस्त्री या मेसन जो आपके क्वेश्चन में था 100 डिग्री डिनोट कर रहा है। ऐसे कैसे आपको एक चीज़ मिली थी, यहाँ पे था लागत सामग्री। क्या था? लागत सामग्री 120 डिग्री। क्या? 120 डिग्री। अब देखिएगा एक बार इन सब का योग करें। 120 और 30 150 और ये कितना होता है? 100 250 और ये कितना होगा? 110 कितना होता है? 360। एक वर्त हमेशा कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है केंद्र पर? 360 डिग्री का। योग करके आप चेक कर सकते हैं 360 डिग्री है। यहां से प्रश्न क्या बना, वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न क्या बना है आपके एग्जाम में कि प्रश्न है प्लम्बर को भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? प्लम्बर को भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? ऑप्शन ए 2,560, ऑप्शन बी 36,000, ऑप्शन सी 37,500 एंड ऑप्शन डी
5120। यहां पर डिग्री में वैल्यू देके आपको पूछा है प्लम्बर को कितना भुगतान किया गया। प्लम्बर का डिग्री कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग देना है 360, किसका भाग देना है देख लीजिए 360 का भाग देना है। क्लियर है। अब मैं इस भिन्न को जब गुणा करूंगा टोटल कितनी राशि 2,88,000 से जब गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिए। 45 के पहाड़े से ये 8 बार कटता है, 8 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 8 3 24, पीछे कितना बचेगा 24 4 6 8 48, पीछे फिर 3 0 यानी 36,000 रुपये प्लम्बर को दिए जाने पड़ेंगे या दिए जाएंगे यहाँ से 2,88,000 में से। करना कुछ नहीं है, डिग्री को भिन्न में कन्वर्ट करके फिर गुणा कर देना है जो टोटल अमाउंट है। एक प्रश्न और इसी के ऊपर आया है और उस प्रश्न को देखिएगा। अब एग्जाम में किस प्रकार का आया है, अगर कुछ करेक्शन हो तो भी बता दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर प्रश्न ये है कि प्रश्न है लागत सामग्री एवं चुनाई की लागत। ये प्रश्न थोड़ा सा घूम गया था यहाँ पे। चुनाई की लागत के लिए भुगतान की गई राशियों में क्या अंतर है, और आपके ऑप्शन भी थे। ऑप्शन ए में था 10,000, ऑप्शन बी में था 12,000, ऑप्शन सी में 16,000 एंड ऑप्शन डी 14,000। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन जो डाउट में है और यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मिले तो वो जरूर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, वो उसका भी सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लागत सामग्री और चुनाई की गई जो सामग्री है उनके मध्य जो अंतर है भुगतान का, वो अंतर कितना है। पहले तो यहाँ पे देखिए ये मकान बनाने वाला होगा वही तो चुनाई करेगा, वो 100 डिग्री है और यहाँ पे लागत सामग्री 120, इन दोनों का अंतर कितने का है 120 माइनस 100, 20 का, बात खत्म हो गई। 20/360 भिन्न में बदल गया, इंटू 2 88 डबल 3 0 है, 0 से 0 और ये 18 बार, 18 के पार्ट से जब इसे काटूंगा 18 एकम 18, पीछे बचा 10, 18 छंग 108, 3 0 पीछे, यानी 16,000 रुपये इन दोनों का अंतर है। कितने का अंतर है 16,000 का। आगे बढ़े, आगे आपके एक ब्लड रिलेशन से सवाल आया हुआ है और ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, किस प्रकार आपको करना है, उस प्रश्न को भी देखें। और अगर आपको लगे कि सर थोड़ा सा प्रश्न में करेक्शन है तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन अलग से डाल दिया जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट क्या है वो देखिए। प्रश्न है कि यदि ए सी का क्या है पिता है, ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, ई ए का क्या है भाई है। यदि सी डी की बहन है, तो बी किस प्रकार ई से संबंधित हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पत्नी लगेगी, ऑप्शन बी बहन लगेगी, ऑप्शन सी साली या भाभी का संबंध होगा एंड ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है माता का संबंध होगा। देखिएगा साथियों इसको कैसे आप हल करोगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ए सी का पिता है, ए है जो सी का पिता है, ए है जो सी का क्या है, ए है जो सी का पिता है, पिताजी आगे वाली पीढ़ी में, बेटा नीचे वाली पीढ़ी में। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है डी। ई ए का भाई है, ई है जो ए का क्या है भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी किस प्रकार ई से संबंधित है, तो बी किस प्रकार ई से संबंधित है। ये बी पहले तो बताइए, ये पिता, ये पुत्री, ये पुत्र हो गया क्योंकि भाई बहन बेटा बेटी हो गए। ये क्या है माँ है, क्यों, क्योंकि ये तो पति पत्नी का संबंध, तो इसका संबंध इससे क्या है, या तो ये भाभी का संबंध हो गया, साली नहीं है, भाभी का तो संबंध हो गया ना, दोनों ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एक और प्रश्न की।
एग्जाम में बहुत ही शानदार प्रश्न आए हैं और अच्छे लेवल के भी प्रश्न आए हैं और कुछ थोड़े इजी लेवल के भी प्रश्न आए हैं। सारे वो प्रश्न आपको मिले हैं जिसके लिए आपको अच्छे से, यानी एग्जाम में अगर कोई बच्चा बैठा है तो 9 सीखा है उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन है, जो अच्छे से तैयारी करके आया उसके लिए भी कुछ प्रश्न है। यहाँ पे वो सारा कॉन्सेप्ट मिक्स है। प्रश्न क्या है, यदि प्लस का अर्थ है इनटू, यानी प्लस का अर्थ इनटू ले लीजिएगा और माइनस का अर्थ आप क्या लोगे, माइनस का अर्थ है भाग, क्या है, माइनस का अर्थ भाग, इनटू का अर्थ क्या है, इनटू गुणे का अर्थ है माइनस, जहां गुणा मिले वहां माइनस लगा देना, और माइनस का अर्थ हो गया, इनटू का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ है वो कह रहा है प्लस है, जहां भाग मिले वहां प्लस लगा दो। फिर देखिए तो निम्न का मूल्य ज्ञात करो, तो निम्न का मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 220, ऑप्शन नंबर बी 376, ऑप्शन नंबर सी 478 एंड ऑप्शन नंबर डी 488। प्रश्न क्या, 26 + 74 - 4 × 5 भाग 2 क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा आंसर बताइए। तो यहाँ पे करना क्या है, प्लस की जगह इनटू, माइनस की जगह भाग, इनटू की जगह प्लस और भाग की जगह प्लस। यहाँ पर आपको प्लस की जगह क्या लेना है, इनटू। 26 ऐसे कैसे, 74 ऐसे कैसे, माइनस की जगह क्या लेना है भाग, 4 ऐसे कैसे, इनटू की जगह क्या लेना है माइनस और भाग की जगह क्या लेना है प्लस। बात बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ पर 26 × 74 बट्टे में है 4 - 5, ये 3 ही बचेगा माइनस का, 4 2 बार कटता है और यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये 13 बार कटेगा। 13 7 91 हासिल के 9, 13 3 39, 39 और 9 कितना हो जाता है, 39 और 9 हो जाता है आपके 48, -3 करूँगा तो कितना होगा 478। राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, और भी प्रश्न आए हैं और वो सारे प्रश्न हैं हमारे पास। आप अच्छे से जुड़े रहें, साथ में शेयर करते रहें मित्रों इस वीडियो को जितना हो सके। आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, साथ में आप भी जुड़े रहिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न एग्जाम में क्या आया है, किसी निश्चित कूट में यदि BAT बैट बराबर 40 और HAT बराबर, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और ये भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर मजा नहीं आता है। हो तो CAT बराबर होगा ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 120 एंड ऑप्शन नंबर डी 80। यहां पर देखिएगा राइट आंसर कौन सा होगा। तो अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे क्या बोला गया, BAT बराबर 40, B 2 पे आता है, 1 1 पे, T 20 पे, तीनों का गुणा कर दीजिए कितना आता है, 40 ही तो आता है। ऐसे कैसे, HAT कितना दिया हुआ 160, H8 1 1 T 20, इन तीनों का गुणा करिए 160, बात खत्म हो गई। C कितने पे, 3 पे, A 1 पे, T 20 पे, तीनों का गुणा करूंगा कितना आएगा 60। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं और 2-3 प्रश्न और हैं, और भी आप लोग भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको उनका भी सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। रीजनिंग के प्रश्नों का एकदम सटीक तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्न श्रेणी में यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसको ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है MVM, ऑप्शन नंबर बी में है MVN, ऑप्शन नंबर सी में है JVM या ऑप्शन नंबर डी IVM। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ये है, लेकिन प्रश्न पूरा लिख रहा हूं, EZI FYJ या GXK और HWL। फिर आगे यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न पूछा हुआ है। नॉर्मल सा कैसे, यहाँ पर देखो EFGH, फिर क्या आएगा, I तो आएगा। यहाँ पर देखिएगा WXYZ UVW, यानी यहाँ पे V आएगा। यहाँ पे देखो IJKL और M, बीच वाला माइनस में उधर से चल रहा है, इधर वाले इधर से चल रहे हैं, IVM
IVM, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और देखिएगा 2 प्रश्न और हैं और इसी के साथ अपने रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं, तो उन दोनों का पहले हल देख लीजिएगा आप लोग। देखो क्या है उन प्रश्नों के अंदर, कैसे करना है। प्रश्न आपके सामने, तो प्रश्न देखिए, प्रश्न है जिस प्रकार वर्त का संबंध, जिस प्रकार वर्त का संबंध परिधि से, जिस प्रकार वर्त का संबंध परिधि से उसी प्रकार वर्ग का संबंध है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध है। तो यहां पर सीधी सी बात है, वर्त के लिए परिधि यूज किया, वर्त के लिए क्या यूज कर रहा है? परिधि। तो वर्ग के लिए क्या यूज करेगा? वर्ग में जब ये बात होगी तो परिमाप की बात होगी। परिधि का तात्पर्य क्या है? ये वर्त है, इस वर्त के चारों और बाहर का जो मेरे को ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है तो मैं परिधि निकालूंगा। ये जैसे वर्ग है, ये एक वर्गाकार आकृति है, इस वर्गाकार आकृति में अगर बाहर वाली जो भी चीज मेरे को ये ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या निकालूंगा? परिमाप। कौन सा आंसर राइट है आपके लिए? इसका सही आंसर है परिमाप। क्लियर है? एक लास्ट प्रश्न सीरीज के ऊपर आधारित देखिएगा, वो भी प्रश्न लास्ट है रीजनिंग का। और ऐसे तो पेपर में दोनों पारियों में अगर मिला के बात करें तो 100 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। और आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़रूर भेजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। 3, 7, 23, 95 यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? अच्छी सीरीज है, इस सीरीज में आपको यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। करना क्या है, सीरीज को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 3 है, फिर 7 है, फिर 23 है, फिर 95 है, और यहाँ पर क्या आएगा ये बोला गया है। यहाँ से यहाँ पहुँचे, 3 को 2 से गुणा किया और उसमें क्या जोड़ा? 1। यहाँ से यहाँ पहुँचे, 7 को 3 से गुणा किया, 7 को 3 से गुणा किया और कितना जोड़ा? जोड़ा कितना? 2। कितना जोड़ा? 2। यहाँ से यहाँ पहुँचे, 23 को गुणा किससे किया? 4 से, और जोड़ा कितना है? 23 चौके कितना होता है? 92, और जोड़ा कितना अंदर? 3। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है ना? ऐसे कैसे? अब देखो सीरीज क्या बनी, ये संख्या इसको पहले 2 से गुणा किया, इस संख्या को 3 से गुणा किया, इस संख्या को किससे? 4 से गुणा किया, तो आगे वाली संख्या को किससे गुणा करूंगा? 5 से। ये तो होगा ही होगा। समझ में आ गई बात? फिर यहाँ +1, +2, +3, तो यहाँ पर प्लस का 4। 95 पंजे कितना होता है? 5 25 और 45 और 2 47 प्लस का 4 479। बात क्लियर हो गई? ये है आपके इसका राइट आंसर। वापस देख लीजिए, 3 दूनी 6 + 1 यानी 2 से गुणा करके 1 जोड़ा, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 3 से गुणा करके 2 जोड़ा, 7 3 21 और 2 22, 7 3 21 और 2 23। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 4 से गुणा किया, 23 चौके कितना होता है? 92। 23 चौके कितना होता है रे साथियों? 92। 3 चौक 12 और 8, 12 और 8 और 1 9, 3 जोड़ूंगा 95 हो जाएगा। ऐसे कैसे? 95 को 4 5 से गुणा, 25, 45 और 2 47 + 4 479। और मैंने जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे वो सारे हल करवा दिए हैं। तो और प्रश्न भेजिए, आप लोगों के लिए और सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। मिलेंगे और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ जब आप क्वेश्चन मेरे को भेज दोगे। आगे आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको आगे जीके के भी क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, वीडियो कंटिन्यू चलेगा आगे। तो मित्रों, जो 16 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत आपका पीटीटी का जो एग्जाम हुआ था, उसके करंट और राजस्थान जीके, इंडिया जीके के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को आज अपन जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो लेते हैं आपका पहला प्रश्न कि राफेल को कहां से इंपोर्ट किया गया था। राफेल पूछा गया था मित्रों, बहुत ही करंट का प्रश्न था। राफेल को कहां से आयात किया गया था? तो कहां से किया गया था मित्रों? फ्रांस से किया गया था। कहां से किया गया? फ्रांस से किया गया था। इस पर आपको पता है भारत की पूरी राजनीति जो है हिल गई थी एक दूसरे पर बयानबाजी करते करते, है ना। अब लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न, बहुत ही जो है शानदार प्रश्न, इजी प्रश्नों के अंतर्गत लेते हैं अपन। और प्रश्न था आपका नागार्जुन बांध।
नागार्जुन डैम जो था वो कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है मित्रों? ध्यान देना, ये जो है वह है आपके कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर मित्रों? कृष्णा नदी पर। और ये कृष्णा नदी, ये जो बांध है, अगर आपसे राज्य भी पूछ लिया जाता तो राज्य भी आप लोग आराम से बता सकते थे। राज्य है आपका कौन सा? तेलंगाना। कौन सा है मित्रों? तेलंगाना, जो आपका अंतिम स्टेट बना था, उसके अंतर्गत ये जो है बांध बना हुआ है। आपसे नदी पूछिए तो आपका नदी आंसर हो जाएगा क्या? कृष्णा नदी। राज्य पूछा होता तो राज्य क्या हो जाता आपका? तेलंगाना आपका राज्य हो जाता। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कुंदन कुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है या पावर प्लांट है, वह पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? आपसे राज्य पूछा गया है, पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? और वह राज्य है आपका कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा है मित्रों? तमिलनाडु है। अब ध्यान दें मित्रों, ये जो कुंदनकुलम ये पावर प्लांट जो है वो नाभिकीय विद्युत परियोजना से संबंधित है। और अब लेते हैं अपन आपका प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था वर्ल्ड कंज्यूमर डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस। ये पूछा गया था मित्रों आपके सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है किस दिन पड़ता है या किस दिन जो है मनाया जाता है? तो आपने कईयों ने बिल्कुल सही आंसर दिए थे और आपका सही आंसर है क्या? 15 मार्च, 15 मार्च। और अब जो है नेक्स्ट मनाया जाएगा 2021 के अंदर, क्योंकि 2020 का तो हो चुका है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया था। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 और उसमें आपके ले लेते हैं। और उसमें पूछा गया था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस। और 15 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व उपभोक्ता दिवस। लेते हैं मित्रों आपके लिए जो है एक लेखक के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक, वह पुस्तक पूछी गई थी आपसे और वह पुस्तक थी कौन सी? नील दर्पण। कौन सी मित्रों? नील दर्पण नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो रचयिता कौन है मित्रों? कौन थे? तो ये ध्यान देना, आपका आंसर जो था उसका आंसर आएगा दीन बंधु मित्रा। क्या है? दीन बंधु मित्रा। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा था, है ना मित्रों। तो ये प्रश्न 6 प्रश्न अब लेते हैं और प्रश्न जो आपके आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब देखें आगे और प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत जो प्रश्न हमें मिले हैं मित्रों हमारे एनविरा टीम पर, हमारे एनविरा एजुकेशन चैनल पर कमेंट के माध्यम से, तो उन प्रश्नों को आपके जो है सॉल्व करके आपके सामने रखे हमने। अब आगे और रख रहे हैं, और भी कोई प्रश्न आपके पास हो तो उनको भी भेज दीजिएगा ताकि उनका भी जो है सटीक आंसर आपको बता दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 था और वह हिंदी का एक प्रश्न है मित्रों, सर्वज्ञ। क्या है मित्रों प्रश्न है सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या था? सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो क्या था मित्रों?
अपन जो इसका अपन ध्यान दे मित्रों, अर्थ पूछा है तो सबसे पहले पीछे प्रत्यय लगा है एक ज्ञ, है ना। ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, सर्व का अर्थ होता है सभी, यानी कि जो सब कुछ जानता है। उत्तर क्या होगा आपका? आंसर है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। ये आपका प्रश्न आया हुआ था, जो आपने जो है इसको क्लियर कर लिया। अब देखें मित्रों, प्रश्न संख्या 8 में एक और प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत। वह पूछा था कि केलमदे किसकी पत्नी थी? केलमदे किसकी पत्नी थी? ध्यान देना मित्रों, केलमदे किसकी पत्नी थी? आपने पढ़ा है जो लोक देवता और लोक देवियां जो थी उनके अंतर्गत ये प्रश्न पढ़ाया हुआ था। आप जो हमारे एनवीरा एजुकेशन चैनल पर जो रात 8:30 बजे जो कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक देवी देवताओं से संबंधित अपन वीडियो जो देते हैं, उस वीडियो के अंतर्गत ये प्रश्न आया हुआ था। तो उसके अंतर्गत ये पूछा गया था और इसका सही आंसर जो है मित्रों वह क्या है? गोगा जी। गोगा जी जो गायों की रक्षा के लिए जो है पूजे जाते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम था क्या? केलमदे। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे एक अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, इंडिया हिस्ट्री से प्रश्न था। और इंडिया हिस्ट्री से प्रश्न क्या था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न। 12th की जो आपकी आरबीसी की पुस्तक है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तीसरा युद्ध कब हुआ? तो वो होता है मित्रों कब? ये होता है आपके 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। किन किन के मध्य होता है मित्रों? ये भी थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना, क्लियर कर लेना। ये जो युद्ध है वह होता है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य होता है। किन किन के मध्य होता है? अब्दाली और मराठों के मध्य होता है। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को ये युद्ध होता है। मित्रों ये जो था आपके इंडिया हिस्ट्री का प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न था आपके एक राजस्थान हिस्ट्री का। और राजस्थान हिस्ट्री का क्या प्रश्न है? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये पीटीटी का जो है मित्रों बहुत ही फेवरेट प्रश्नों में से प्रश्न है। इस प्रश्न को हर दूसरे तीसरे साल वापस रिपीट करके पूछा जा रहा है। और जो एनवीरा एजुकेशन टीम पर जो राजस्थान हिस्ट्री के संबंधित प्रश्न आपके लिए जो वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो के अंतर्गत जो राजस्थान का एकीकरण वीडियो है, उस वीडियो के अंतर्गत इसको पढ़ाया गया था। और इसका सही आंसर क्या है मित्रों? 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? अपने राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न जो आपके लिए हम लेके आए हैं, वो प्रश्न आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, और ताकि हम उस हिसाब से जो है एक और कट ऑफ का जो है वीडियो डाल सकें कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ अपन जो है बता सकें, है ना। अब आपके लिए एक प्रश्न था इंडिया जीके का ही, और प्रश्न था रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मित्रों क्या? चंडीगढ़। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। जो नेकचंद जी है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये है आपका क्वेश्चन, रॉक गार्डन की
कहाँ स्थापित है? तो वह स्थापित है आपके चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत का मैग्ना कार्टा, प्रश्न संख्या ध्यान दें कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है मित्रों? यह आपका जो जहां पे मौलिक अधिकार है उसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है उसी भाग को क्या कहा गया है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और इसका सही जो आंसर है मित्रों, ध्यान दे देना, इसका आंसर जो है वह है भाग 3। कौन सा है? भाग 3 जो है वह संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखें मित्रों नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो है करंट जीके से संबंधित है। करंट का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के जो फिल्म से संबंधित है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित पुरस्कार है। फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था मित्रों? ये दिया गया था बिग बी को, यानी कि अमिताभ बच्चन को दिया गया था। किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। मित्रों अगर ये 2020 से पूछा होता, किससे? 2020 से पूछा होता कि 2020 में जो है किसे देने की घोषणा की गई है, तो इसके लिए भी अपने पास आंसर है, वो है ऋतिक रोशन। कौन है मित्रों? ऋतिक रोशन को जो है घोषणा की गई है, 2020 के लिए घोषणा की गई है। प्रश्न आपसे केवल 2019 का पूछा गया था, इसलिए 2019 का जो है उत्तर क्या हो जाएगा आपके? अमिताभ बच्चन। तो बिग बी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखें मित्रों नेक्स्ट प्रश्न और है आपके लिए, जो एनवीरा एजुकेशन टीम जो है आपके लिए लेके आई है। आप लोगों के जो कमेंट आए हैं उन कमेंटों के आधार पर ही ये प्रश्न जो है आपके सामने सॉल्व करके जो है रखे जा रहे हैं। तो एक और नेक्स्ट प्रश्न था कि कोविड-19 चीन के कोविड-19 चीन के किस शहर से प्रारंभ माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा शहर है? वुहान। कौन सा शहर मित्रों? वुहान बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है और अभी भी चर्चित चल रहा है, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पीटीटी के एग्ज़ाम के अंतर्गत। और अब आपका उत्तर सही हो जाएगा। कोविड-19 जो है किस शहर से संबंधित माना जाता है? वुहान से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो गया क्या? वुहान। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों ये है आपके लिए जीएसटी गुड्स स्टैंडर्ड ट्रेड्स किस यानी कि जो है कि को कब लागू किया गया था? भारत में कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था मित्रों? ये बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न मित्रों, क्योंकि जो है राजनीति चली थी इस पर भी। तो इसका सही जो आंसर है वह आंसर है क्या मित्रों? 1 जुलाई। कब चली थी? 1 जुलाई 2017 ईस्वी में जो है इसको क्या किया गया था मित्रों? भारत के अंतर्गत लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था किसको? जीएसटी को। अब देखें मित्रों नेक्स्ट प्रश्न जो आपके आया हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न का सही जवाब देखें मित्रों। प्रश्न था आपके इंडिया जीके का
एनी बिसेंट किस आंदोलन से संबंधित थी? किस आंदोलन से संबंधित थी? तो किस आंदोलन से संबंधित थी मित्रों? आपको याद आ जाना चाहिए, 12th हिस्ट्री के अंतर्गत ये पूछा गया प्रश्न था और उसी पुस्तक के अंतर्गत इसकी जो है व्याख्या दे रखी थी। और वो दे रखी थी क्या? सन 1916 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था, है ना। उसी आंदोलन को जिसे हम किस नाम से जानते हैं? होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये इसका सही आंसर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें मित्रों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि इसका सही जवाब आपका मित्रों कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही बन रहे हैं, ताकि हमें जो है कट ऑफ देने में आसानी रहेगी, है ना। आपके लिए जो है दिल की धड़कनें तेज़ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अपना जो है इतने राइट हो रहे हैं, यानी कि आपकी मेरिट हम लोग तय करके, संभावित मेरिट तय करके आपको बता सकें। अगला जो मित्रों प्रश्न था वो भी इंडिया जीके से था कि दांडी यात्रा, कौन सी यात्रा मित्रों? दांडी यात्रा या दांडी मार्च कहें चाहे यात्रा कहें, दोनों एक ही है, की शुरुआत किस आंदोलन से हुई थी? कि शुरुआत किस आंदोलन से हुई थी? तो किस आंदोलन से हुई थी मित्रों? आपको पता है, जो 72 व्यक्ति चले थे, एक बीड़ा उठाया था, अंग्रेजों का विरोध किया था, तो बड़े ही विनम्रता पूर्वक वो जो है वो बीड़ा उठाया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था मित्रों? अवज्ञा आंदोलन। और इसी आंदोलन के माध्यम से क्या किया गया था? यह दांडी मार्च यात्रा की गई थी। अब देखिए मित्रों, एक और प्रश्न जो आपके राजस्थान जीके से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान जीके से संबंधित है कि जुंजार जी, वीर जुंजार जी जो थे, किस जिले से संबंधित है? वीर जुंजार जी किस जिले से संबंधित थे? ये प्रश्न मित्रों पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत। तो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया, और इनका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे? वो थे आपके किससे? सीकर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। मित्रों बात करें अपन जो है सेकंड शिफ्ट जो है छोड़ करके फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत भी कुछ जो है पूछे गए थे प्रश्न, उन प्रश्नों को भी जो है साथ साथ में लेते चलते हैं अपन। प्रश्न था आपके राजस्थान जीके का, कौन सा प्रश्न? राजस्थान जीके का प्रश्न था कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है या कहाँ स्थित है? दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके सामने आया होगा। अब देखें इसका आंसर। पहली बात तो जल महल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? बाटाडू का कुआं। किसे कहा जाता है मित्रों? बाटाडू का कुआं, उसे जो है रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। और ये बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? वह है बाड़मेर के अंतर्गत। कहाँ है मित्रों? बाड़मेर के अंतर्गत। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे ये जल महल से संबंधित अपने कई प्रश्न बनते हैं। अगर जल महल कहाँ स्थित है, केवल जल महल, राजस्थान का जल महल ही पूछा होगा, तो वह तो हो जाएगा कहाँ पे? जयपुर में, है ना। और अगर आपसे पूछ ले जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी से संबंधित प्रश्न पूछे, तो वो हो जाएगा क्या? डीग
भरतपुर। क्या हो जाएगा? डीग भरतपुर। जो हमारे सामने प्रश्न आए हैं मित्रों, केवल उन्हीं को जो है दे रहे हैं, हमारे पास कोई ऑथेंटिक जो है प्रश्न नहीं थे, है ना। इसलिए जो एग्जाम देकर आए स्टूडेंट, उन्हीं के द्वारा जो बताए गए प्रश्न थे उन्हीं को आपके सामने जो है सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है ना। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न, एक जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था मित्रों वो भी ध्यान से देख लें। फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था एक त्योहार से संबंधित, जो इंडिया लेवल का प्रश्न है, और वह प्रश्न क्या था? त्योहार कौन सा था? ओणम। कौन सा त्योहार? ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों ध्यान देना, ओणम जो है वह अपने भारत के सबसे जो है भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अंतिम के अंदर यहाँ पे जो आपका एक राज्य स्थित है वह राज्य है कौन सा? केरल। कौन सा राज्य है मित्रों? केरल जो है, उस केरल के अंतर्गत यह त्योहार मनाया जाता है ना मित्रों। अब देखिए मित्रों आगे और प्रश्न जो आपके लिए है वह है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मित्रों ध्यान देना, जहाँ पे जो है इसका उद्घाटन करने के लिए आपके वर्तमान पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, वो वहाँ पे गए थे। तो ध्यान देना, इसका पहली बात तो ये कहाँ पे है? तो ये है मुंबई के अंतर्गत। कहाँ पे है? मुंबई में है। अगर पूछ ले कि बंदरगाह का नाम पूछा होगा तो बंदरगाह का नाम भी आप बता सकते हैं, जिसे शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना, उसे कहा गया है, निपतन जो है उसको कहा गया है जवाहरलाल नेहरू पतन बंदरगाह। ये है मित्रों आपका इसका सही उत्तर। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों, उसी का सॉल्यूशन है, कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं लिया गया है। और प्रश्न था आपका कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मित्रों 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, उस समय मैंने आपको बताया था, जिसको जबरदस्ती नेता जो है बना दिया गया था हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, है ना। जबरदस्ती को, उसकी इच्छा ही नहीं थी, कोई उसके पास अधिकार नहीं, फिर भी उसको नेता के रूप में बना दिया था। वह कौन था? वह था आपका बहादुर शाह जफर। और परिणाम क्या निकला था? इस अंतिम मुगल बादशाह को कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था आपके, है ना। तो वही अंतिम बादशाह हो गया कौन? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, है ना मित्रों। अब देखें मित्रों, बहादुर शाह जफर आपका अंतिम मुगल बादशाह हो गया। और अब लेते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका अस्पृश्यता अनुच्छेद, अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों अनुच्छेद जो 17 है, उसके माध्यम से जो है अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई थी। आपको पता है अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से हो गया? अनुच्छेद 17 से हो गया। ये आपका सही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है मित्रों आपके लिए कि राष्ट्रीय
चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम या पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न था मित्रों आपके लिए, कौन, ठीक है, तो ध्यान देना कौन थे। तो आपके जो है इसका सही आंसर है सुरेश चंद्र शर्मा। उत्तर क्या है मित्रों? सुरेश चंद्र शर्मा। आपके जो है मित्रों इस वीडियो के अंदर कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो साथी बंधुओं ने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने कितने पुटअप किए वो भी आपको पता चल जाएगा। और ध्यान दें मित्रों, आपके और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके सारे के सारे प्रश्नों का जो है आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।